स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हाउ ठाकरे लॉस्ट शिवसेना। दोस्तों, भारतीय राजनीति में हर वक्त कुछ न कुछ दिलचस्प चलता रहता है। राजनीति का ताजा नाटक भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र में चल रहा है। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हो रहा है। बीते दिनों 8 महीने की एक सियासी लड़ाई के बाद अब इसका अंत हो गया है। लड़ाई शिवसेना पर कब्जे की, जो बगावत से शुरू हुई थी। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों की बगावत ने महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान ला दिया था। अभी हाल के दिनों में ही चुनाव आयोग ने शिवसेना को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक गुट को ही असली शिवसेना माना है। आयोग ने शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल धनुष बाण एकनाथ शिंदे को दे दिया है। आयोग के फैसले के बाद पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह ठाकरे परिवार से छिन गया है। यानी अब धनुष और बाण वाली पार्टी ठाकरे परिवार की नहीं रही। उद्धव ठाकरे के हाथ से पहले सरकार गई और अब पार्टी भी। चुनाव आयोग का यह फैसला उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका और एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। 57 साल पुरानी पार्टी का यह हश्र होगा, 1 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। वो भी तब जब पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता में थी। ऐसे में जानना जरूरी है कि ठाकरे परिवार के हाथ से शिवसेना कैसे निकल गई और अब आगे क्या होगा। साथ ही ये भी कि कैसे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच ये विवाद शुरू हुआ। लेकिन चलिए सबसे पहले ये जानते हैं शिवसेना पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका गठन कब हुआ। हाउ वॉज शिवसेना फॉर्म्ड। 1960 के दशक में जहां महाराष्ट्र में बड़े कारोबार पर गुजरातियों ने कब्जा जमा रखा था, वहीं छोटे कारोबार पर कुछ दक्षिण भारतीयों और मुस्लिमों की भागीदारी ज्यादा थी। इसके विरोध में बाला साहेब ठाकरे ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने मराठियों की आवाज को बुलंद करते हुए 19 जून 1966 को शिवसेना की नींव रखी थी। मुंबई में नौकरी से लेकर बिजनेस तक बाहरी लोगों का कब्जा था। बाला साहेब ने इसी को मुख्य मुद्दा बनाया और 1966 के अपने मैनिफेस्टो में दावा किया कि दक्षिण भारतीय लोग मराठियों की नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने वाले लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। बाला साहेब ठाकरे का कहना था, महाराष्ट्र में मराठियों के हितों की रक्षा करना सबसे जरूरी काम है। इस आंदोलन के दौरान ही उन्होंने 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना की। शिवसेना के गठन के समय बाला साहेब ठाकरे ने नारा दिया था, 80% समाजकरण 20% राजकरण, यानी 80% समाज और 20% राजनीति। इस आंदोलन के साथ ही बाला साहेब और शिवसेना की लोकप्रियता बढ़ती गई। 2 साल बाद यानी 1968 में उन्होंने शिवसेना को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर करवाया। 1971 के लोकसभा चुनाव में पहली बार शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1971 से लेकर 1984 तक शिवसेना के हिस्से खजूर का पेड़, ढाल तलवार और रेल का इंजन जैसे चुनाव चिन्ह रहे। 1984 में शिवसेना बीजेपी के चिन्ह कमल के फूल पर भी चुनाव लड़ी थी। 1985 में मुंबई नगर निकाय चुनावों ने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल दी। शिवसेना अपने दम पर नगर निकाय चुनावों में सत्ता में आई। इसी साल शिवसेना को पहली बार तीर कमान का चुनाव चिन्ह मिला। इसी के साथ शिवसेना मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत में हावी होने लगी। धीरे धीरे समय के साथ शिवसेना ने मराठी मानुष की अस्मिता के साथ साथ अपनी छवि कट्टर हिंदूवादी की बनानी शुरू कर दी। 80 और 90 के दशक में शिवसेना को इसका फायदा भी मिला। 1987 विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने आक्रामकता दिखाते हुए हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा। चुनावी मैदान से नारा दिया गया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसके बाद बाला साहेब ने बीजेपी से हाथ मिलाया। 1989 के लोकसभा चुनाव से पहली बार शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और उसके 4 उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे। वहीं 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 183 सीटों पर चुनाव लड़कर 52 पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी इस चुनाव में 104 सीटों पर लड़ी थी और 42 पर जीत हासिल की थी। उस वक्त शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने।
1991 में बाल ठाकरे के करीबी नेताओं में एक माने जाने वाले छगन भुजबल ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। भुजबल के नेतृत्व में 18 विधायकों ने शिवसेना बी नाम की पार्टी बनाने का ऐलान किया। शिवसेना की स्थापना के बाद यह पहला मौका था जब किसी ने बाल ठाकरे से बगावत की थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। इस घटना के बाद से ही शिवसेना का नाम राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाने लगा। इस आंदोलन में शिवसेना मुखर रूप से हिंदुओं के लिए सामने आई थी। मराठा पहचान के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। उत्तर भारत में राम जन्मभूमि आंदोलन में शिवसेना का नाम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ पहली पंक्ति में लिया जाने लगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस को बाला साहेब ने हिंदू धर्म की कामयाबी करार दिया था। जब एक बार उनसे कोर्ट के आदेश को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं कोर्ट को नहीं मानता हूं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, डिस्ट्रक्शन किया है। इसके बाद शिवसेना ने कई चुनाव बीजेपी के साथ लड़े और सूबे की राजनीति में गहरी पैठ बनाई। लेकिन साल 2014 में शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते में बड़ा मोड़ आया। 1989 के बाद यह पहला मौका था जब दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी विस्तार पर जोर दे रही थी। वहीं शिवसेना में भी बाल ठाकरे युग का अंत हो चुका था और कमान अब उनके पुत्र उद्धव ठाकरे के हाथ में आ चुकी थी। इन चुनावों में बीजेपी को 122 और शिवसेना को 63 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बाद में शिवसेना ने बीजेपी के साथ फिर गठबंधन कर लिया और सरकार में शामिल हो गई। इसके बाद साल 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शिवसेना ने बीजेपी के साथ लड़ा था। बीजेपी ने 288 में से 105 सीटें जीती और शिवसेना ने 56 पर जीत दर्ज की। लेकिन सीएम पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच विवाद पनपा और गठबंधन टूट गया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाकर सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे 2.5 साल तक इस पद पर बने रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे से मनमुटाव के कारण सीएम की कुर्सी छिन गई और एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इन दोनों के बीच विवाद आखिर किस वजह से हुआ, आइए जानते हैं। हाउ द शिंदे ठाकरे कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। दोस्तों, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच यह विवाद कोई नया नहीं है। इस विवाद की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। साल 2019 में एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन के पक्ष में थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की मर्जी के मुताबिक एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनी। साथ ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एकनाथ शिंदे का नाम भी था। लेकिन राजनीतिक समीकरण बदले और उद्धव ठाकरे ने परंपरा पलटते हुए पहली बार महाराष्ट्र को ठाकरे परिवार से मुख्यमंत्री देने का फैसला किया। इसके बाद उद्धव ने मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली और खुद सीएम बन गए। इससे एकनाथ शिंदे उनसे छिटक गए। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को महाविकास अघाड़ी में शहरी विकास मंत्रालय दिया। इसके अलावा एकनाथ शिंदे का आदित्य ठाकरे के साथ कई मुद्दों पर विवाद रहा। बताया जा रहा है कि शिंदे अपने मंत्रालय में आदित्य ठाकरे के दखल से भी नाराज थे। एकनाथ के मन की ये खटास धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक दिन शिंदे ने महाविकास अघाड़ी सरकार में रहते हुए बगावत कर दी। शिंदे महाविकास अघाड़ी को तोड़ने और बीजेपी के साथ गठबंधन को फिर से स्थापित करने के पक्ष में थे। उन्होंने वैचारिक मतभेदों और कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा अनुचित व्यवहार के कारण उद्धव ठाकरे से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने अनुरोध के समर्थन को और बल देने के लिए अपनी पार्टी से 2/3 सदस्यों को इकट्ठा किया। शिंदे ने शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों को लेकर अपना अलग गुट बना लिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया था। यह संकट 21 जून 2022 को शुरू हुआ, जब शिंदे और कई अन्य विधायक बीजेपी शासित गुजरात के सूरत शहर में जाकर किसी होटल में छिप गए। शिंदे के विद्रोह के परिणाम स्वरूप उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद और महाराष्ट्र विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह शिंदे ने सफलतापूर्वक भाजपा शिवसेना गठबंधन को फिर से स्थापित किया और 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे अहम सवाल यह है कि जब इतना बड़ा विद्रोह हो रहा था तो मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी।
उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इसे गंभीरता से न लेने की भूल कर दी? आइए जानते हैं उद्धव ठाकरे ने कहां गलती की। मिस्टेक्स ऑफ उद्धव ठाकरे। दोस्तों, एक बात तो तय है, एकनाथ शिंदे ने जिस तरह की रणनीति बनाई, विधायक जुटाए, पहले सूरत और फिर गुवाहाटी की यात्रा करी और फिर आगे की सभी कानूनी प्रक्रिया तैयार की गई, इससे साफ है कि ये सब महीनों की योजना का नतीजा है। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार को इस तैयारी की भनक तक नहीं लगी। ये बात आश्चर्य में डालने वाली है। किसी भी राज्य का खुफिया विभाग मुख्यमंत्रियों के लिए नियमित ब्रीफिंग करता है। राज्यों के गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्रियों को पुलिस के आला अधिकारी तमाम घटनाक्रम से अवगत करवाते रहते हैं। खुफिया विभाग राज्य में राजनीतिक आंदोलनों, पार्टी आंदोलनों और आपराधिक गतिविधियों पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। क्या महाराष्ट्र के खुफिया विभाग को विधायकों के विद्रोह के बारे में पता नहीं चला? और यदि पता था तो मुख्यमंत्री को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? और यदि दी गई तो उस सूचना के आधार पर विद्रोह को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? ये चर्चा का विषय है। इसके साथ ही इन विधायकों को महाराष्ट्र पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। जाहिर है पुलिस हमेशा उनके साथ रहती होगी। बागी विधायकों में 4 मंत्री भी हैं। उन्हीं में से एक हैं गृह राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई। सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा पुलिस बल होने के बावजूद सरकारी नेतृत्व और गृह मंत्रालय को विधायकों की कारगुजारियों की भनक क्यों नहीं लगी? ऐसा पता चला है कि सरकार को 2 महीने पहले पुलिस के खुफिया विभाग ने सूचित किया था कि कुछ विधायक सरकार के करीबी विपक्ष के संपर्क में हैं। इसको लेकर मीडिया में खबरें भी छपी थी, लेकिन उस वक्त इन विधायकों की संख्या आज की तुलना में बहुत कम थी। शायद यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे ने इस इनपुट की अनदेखी की, क्योंकि इससे सरकार की स्थिरता को कोई खतरा नहीं देखा गया। उन शुरुआती जानकारियों की उपेक्षा ही मौजूदा वक्त में सरकार के जी का जंजाल बन गई। सरकार खुफिया सूचनाओं के आधार पर विपक्षी गतिविधियों पर भी नजर रखती है। बीजेपी की पिछली सरकार के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रश्मि शुक्ला पर विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग का केस इसी की एक मिसाल है। ये सरकार भी विपक्ष की हरकतों से वाकिफ है। इस समय जो कुछ हो रहा है उससे इस बात के साफ संकेत हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विपक्ष के संपर्क में रहे विधायकों और उनकी बगावत की आशंका को समझ नहीं पाए। सवाल तो एनसीपी पर उठे हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की सरकार में गृह विभाग शरद पवार की पार्टी एनसीपी के पास है। तो क्या एनसीपी के पास बगावत की सुगबुगाहट की खबर थी? इतनी बड़ी संख्या में विधायक और मंत्री महाराष्ट्र की सीमा पार करके गुजरात पहुंचे। ये समझ से परे है कि शरद पवार जैसे मंझे हुए सियासी खिलाड़ियों तक ये खबर क्यों और कैसे नहीं पहुंची। बता दें कि खबरें तो ये भी आईं कि उद्धव ठाकरे को इन सभी घटनाओं, साजिशों, सरकार के नाटकीय गठन की भनक 6 महीने से मालूम थी, क्योंकि जो भी नेता आज बागी हैं वो ठाकरे से मिले थे। उन सभी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगातार दबाव पड़ रहा था। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसमें केंद्र में शासन करने वाली बीजेपी का हाथ माना जा रहा था। यही कारण था कि शिवसेना का एक गुट बीजेपी के साथ जाना चाहता था। उद्धव मौजूदा गठबंधन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए विधायकों ने यह रास्ता चुना। उद्धव को इस बात का आभास था और उन्होंने ये मसला अपने हाथ से जानबूझकर निकलने दिया। इन सभी सवालों को पूछने की एक वजह यह भी है कि शिवसेना में असंतुष्ट कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। एकनाथ शिंदे ऐसे पहले नेता नहीं हैं जो नाराज हुए हैं, बल्कि पार्टी के भीतर कई लोग हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। ये बात महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले भली भांति जानते और समझते हैं। लेकिन अब जब उद्धव ठाकरे के हाथ से सरकार और शिवसेना दोनों ही जा चुके हैं, ऐसे में वो क्या करेंगे? उनका अगला कदम क्या हो सकता है? आइए जानते हैं। What could happen next? उद्धव ठाकरे के हाथ से उनके पिता की शिवसेना जा चुकी है और 57 साल में पहली बार शिवसेना और ठाकरे का नाम अलग अलग हो चुका है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उनका राजनीतिक करियर खत्म होने की है। दरअसल उद्धव ठाकरे के साथ खड़े 15 विधायक और 5 सांसद भी अपनी सीट गंवा सकते हैं। शिंदे गुट चाहे तो इनके खिलाफ अयोग्यता का दावा ठोककर सदस्यता खारिज करने का आवेदन आयोग को दे सकता है। शिंदे ने इन 15 विधायकों को मुख्यमंत्री बनते ही कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
इसके बाद 14 विधायकों पर कार्रवाई भी कर दी गई थी। अब इनकी सदस्यता पूरी तरह खत्म हुई तो उद्धव की राजनीति खत्म होने का संकट पैदा हो जाएगा। इस बड़ी चुनौती के मद्देनजर उद्धव ठाकरे और उनके गुट ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में फाइनल डिसीजन देने तक आयोग की तरफ से पिछले साल लागू 2 दलों की अस्थायी व्यवस्था को बरकरार रखने की मांग की है। इसी के साथ शिंदे गुट भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठने वाला है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट अब ठाकरे खेमे को सांस लेने का मौका नहीं देना चाहता। उसकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे गुट की याचिका को खारिज करने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों की टीम लगाई गई है। वैसे तो एक्सपर्ट्स इस मुद्दे पर अलग अलग तरह की राय दे रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुनाव आयोग को संविधान से निर्णय लेने का अधिकार मिला है। आयोग ने इस विवाद में अपना फैसला सबूतों के आधार पर दिया है। हां, चुनाव आयोग के इस निर्णय के कुछ बिंदुओं पर जरूर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है। दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बहुमत साबित करते हुए खुद को असली शिवसेना बताया और व्हिप जारी किया था। ये व्हिप उन्होंने ठाकरे गुट के विधायकों को भी भेजा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद और विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इसी व्हिप को तोड़ने का आरोप ठाकरे गुट के विधायकों पर लगाकर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बता दें कि राजनीतिक पार्टी विधायक दल के नेता को व्हिप जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो विधायक इस व्हिप का उल्लंघन करते हैं, उन्हें सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब शिवसेना पर कब्जा मिलने के बाद शिंदे गुट इसी व्हिप के आधार पर इन विधायकों की सदस्यता खारिज कराने की तैयारी में है। वैसे देखा जाए तो शिंदे गुट का व्हिप ठाकरे गुट के विधायकों पर लागू नहीं होता। आयोग ने शिवसेना के 2 धड़ों को 2 अलग अलग पार्टियां माना है, जिनमें मुख्य पार्टी यानी शिवसेना नाम और सिंबल की हकदार शिंदे की पार्टी है। इस हिसाब से ठाकरे की पार्टी अब एक विपक्षी दल है, जिसे कोई नया नाम चुनना होगा। जिस तरह बीजेपी का व्हिप शिवसेना पर लागू नहीं होता, उसी तरह शिंदे की शिवसेना का व्हिप भी ठाकरे गुट पर लागू नहीं होता। इसलिए शिंदे के अगले दांव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब यह देखना बड़ा रोमांचक होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या मोड़ लेती है। क्या उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर अंत हो जाएगा, या फिर उद्धव फिर से अपने पिता की शिवसेना को हासिल करके दिखाएंगे। वैसे ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही शिवसेना का नाम और सिंबल शिंदे गुट को मिल गया हो, लेकिन ये विवाद अब महाराष्ट्र की सड़कों पर भी दिख सकता है, जो हिंसक भी हो सकता है। दरअसल शिंदे गुट अब ठाकरे गुट से शिवसेना के ऑफिसों को खाली कराने की मुहिम चला सकता है। अकेले मुंबई में ही शिवसेना के 227 स्थानीय कार्यालय चल रहे हैं। शिंदे गुट इन सभी को अपने पास लेना चाहेगा। यदि ऐसा हुआ तो दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव होने की संभावना है। अब ये तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। हम इंतजार ही कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या रुख लेगी? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।